साइंस। साइंस में मेनली 3 ब्रांचेज होती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपकी जो साइंस की बुक है इसमें जो भी चैप्टर्स हैं इनको हम लोग इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। और जो भी चैप्टर्स आपकी बुक में हैं, जो बुक्स आपको प्रोवाइड की गई हैं, वो चैप्टर्स तो हमें पढ़ने ही हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स हम लोग एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम लोग एक ऐसा ही चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे जो आपकी बुक में तो वो डायरेक्ट वो चैप्टर नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। वो केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ही एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें कि हम पढ़ते हैं क्या, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की का कंपोजिशन, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एंड दियर म्यूचुअल इंटरेक्शन, और मैटर का आपस में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, इसके किस कंडीशंस में वो इंटरेक्ट करते हैं, कि कौन से लॉज को वो फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री का जो सबसे फर्स्ट एकदम बेसिक जो चैप्टर है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, जो आपको एक बेसिक चीज़ जो जाननी चाहिए वो है मैटर। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें मैटर समझना है कि मैटर कहते किसे हैं, मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स ऑफ मैटर क्या हैं। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। ठीक है, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। तो देखिए, आप इस पूरे यूनिवर्स में या आप अपने सराउंडिंग्स में ढेर सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, ढेर सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, और इन सभी चीज़ों की डिफरेंट इनकी शेप्स है, इनका साइज़ डिफरेंस है, इनका अपीयरेंस डिफरेंस है, इनके कलर डिफरेंट हैं, इनका यूज़ डिफरेंट है। ठीक है, कुछ उसमें से लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग बींग्स हैं, ढेर सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक कि आप जो कुछ भी खाते हैं, जो भी पहनते हैं, जहाँ रहते हैं, जिसमें लिखते हैं, पढ़ते हैं, स्टार्स, क्लाउड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सैंड, ये सारी चीज़ें जितने भी मटेरियल्स आप अपने सराउंडिंग्स में इस पूरे यूनिवर्स में देखते हैं, इन सभी मटेरियल्स को ही साइंस में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इन्हें क्या बोला जाता है, मैटर। ठीक है, तो हम मटेरियल वर्ड का यूज़ ना करके हम यहाँ पे एक और साइंटिफिक वर्ड यूज़ करेंगे, मैटर। ठीक है, और एक्चुअली इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी मैटर से ही मिलकर के बनी हुई हैं, या कहिए कि ये सभी मैटर ही हैं। ठीक है, और मैटर को हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। आइज़, नोज़, स्किन, ईयर एंड टंग, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन्स में किसी एक से या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन से हम मैटर को फील कर सकते हैं। अब अगर आप इन सभी ऑब्जेक्ट्स को, आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप क्लोजली ऑब्ज़र्व करेंगे और ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको इन सभी ऑब्जेक्ट्स में, या जो भी मैटर जिन्हें कहा जा रहा है, इन मैटर में 2 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगी जो कि सभी मैटर में कॉमन होती हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आप समझिए
कि कहने के लिए तो ढेर सारी डिफरेंट थिंग्स इस पूरे यूनिवर्स में हैं, या आप अपने सराउंडिंग्स में ढेर सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, उनमें ढेर सारे डिफरेंसेस भी हैं, उनका यूज़ डिफरेंस है, उनका आपको बताया गया कि जैसे उनका साइज, शेप, अपीयरेंस, उनका यूज़, कलर, सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन सब को ही हम क्या कह रहे हैं, मैटर कह रहे हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हुए भी हम सभी सब्सटेंसेस को अगर मैटर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब्सटेंसेस में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, तभी तो हम इन सब के लिए केवल एक सिंगल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैटर, ठीक है। अलग अलग होते हुए भी इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे जाननी है। तो पहले हम मैटर डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक, आप क्लोजली जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखिए आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये कि जितने भी मैटर हैं, जितने भी इस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। टू कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कॉमन इन एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। दो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं सभी में पाई जाती हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। दे ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि दे हैव मास। तो ये दो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सभी मैटर में कॉमन है, सभी मैटर में पाई जाती हैं। इस मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब ये बात अलग है कि कुछ मैटर ऐसे हैं जो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनकी साइज़ ज़्यादा होगी वो लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। किसी का मास कम होगा, किसी का मास ज़्यादा होगा, लेकिन होगा सब में, सबका कुछ ना कुछ मास होगा, सब लोग सारे ही मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो इन्हीं दो कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ को मैटर कहने के लिए हमें क्या देखना है, कौन सी कंडीशन उसे फुलफ़िल होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप मैटर कह रहे हैं तो उसमें कौन सी दो कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं कि वो स्पेस ऑक्यूपाई, उसे वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ उसका मास होगा। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो रही हैं किसी चीज़ में, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये मैटर है, ठीक है। तो अब हम इसी से अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही अब मैटर को हम डिफ़ाइन करेंगे। मैटर को देखिए कैसे डिफ़ाइन करेंगे। देखिए कुछ हमारे पास ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनको हम देख तो नहीं सकते हैं, आई से अपने नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। तो भले नहीं देख सकते हैं लेकिन फिर भी उसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैटर को एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन आप मैटर को इस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे एयर है, एयर दिखता नहीं है, ठीक है, एयर आप देख नहीं सकते, लेकिन जब विंड ब्लो होती है तो आप उसे फील करते हैं कि हाँ कुछ है। तो आप देखिए मैटर इस तरह से डिफाइन करें, मैटर इज डिफाइंड एज anything that occupies space, possesses mass, and that can be felt by any one or more of our 5 सेंसेस, ठीक है। ये आपकी केमिस्ट्री की सबसे बेसिक एक डेफिनेशन है, इसे आप याद रखेंगे। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेसेस मास, एंड दैट कैन बी फेल्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल आपको
ढेर सारे एग्जांपल्स बताए गए, मैटर के ढेर सारे एग्जांपल्स बताए गए। अब इसमें आपको अलग से हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि जो कुछ भी आप अपने आसपास, यहाँ तक कि आप खुद भी मैटर है, ठीक है। तो अब यहाँ लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ ऐसा भी है जिसको हम मैटर नहीं कहेंगे, ठीक है। आपने कहा कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सभी मैटर हैं, सब कुछ मैटर हैं, ठीक है, सब कुछ मैटर है। तो और मैटर होने के लिए ये कंडीशन आपने बता दी कि दे ऑक्यूपाई स्पेस, दे हैव मास। तो क्या ऐसा भी कुछ है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, जिसमें मास नहीं होता, या वो ऐसी कोई चीज़ हम जानते हैं जिसे हम मैटर नहीं कहेंगे? तो कुछ एग्जांपल्स देखिए, आप यहाँ जानते रहिए कि विच आर नॉट कंसीडर्ड एज अ मैटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नोट, ये आप अलग से इसे नोट कर लीजिए, इसे आप जानते रहिए कि जैसे हीट, ठीक है, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये सब जो हैं दीज आर एट्सेट्रा, दीज आर not considered, these are not considered as matter, these are not considered as matter। अब रीज़न क्या है क्यों इन्हें मैटर नहीं करते? बिकॉज यही जो ऊपर कंडीशन आपको बताई गई, बिकॉज दे डज नॉट ऑक्यूपाई, बिकॉज दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे आर मासलेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते और इनका कोई मास नहीं होता है। तो इसको आप अलग से याद रखेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे आपकी कुछ भी फीलिंग्स हैं, लव, हेट, ठीक है, सैडनेस, ये सब केवल एक आपकी फीलिंग्स हैं, इसे भी हम मैटर नहीं कहेंगे, ठीक। तो आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर या आर नॉट कंसिडर्ड एज अ मैटर। तो इसलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे इसको आप नोट करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एट्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड एज अ मैटर बिकॉज, क्या रीज़न लिखेंगे? बिकॉज दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे डू नॉट पोजेस मास, या दे आर मासलेस, ठीक है। अब ये जो दो करेक्टरिस्टिक आप, ये जो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अगर आपसे यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं तो इसका मतलब मैटर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैटर में क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो मैटर की दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऊपर आपको बताई गई। कौन कौन सी? इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, और सेकंड करेक्टरिस्टिक आपको बताई गई कि इट हैज़ मास। ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर की, ठीक है। अब क्या हम देखिए, साइंस में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसके सपोर्ट में आप कुछ एक्टिविटी या कोई एक्सपेरिमेंट उसके पीछे आप प्रोवाइड करते हैं या एक्टिविटीज़ के थ्रू से प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि मैटर की दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज़ मास। तो क्या आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी से आप ये चीज़ इसको शो कर सकते हैं? क्या किसी एक्टिविटी से, किसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप ये चीज़ आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, एक बीकर है आपके पास, और इस बीकर में आपने एक थोड़ा सा इस हाइट तक आपने इसमें वाटर फिल कर दिया, ठीक है। और अब जब आपने इसमें वाटर फिल करने के बाद अब आप कुछ स्टोन्स एंड पेबल्स ला करके इसमें, इस बीकर में आप इसमें पुट कीजिए, इसमें डालिए, ठीक है। जब आप इस बीकर में जब मार्बल्स को इसमें ऐड करेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा?
कि ये जो वाटर का लेवल है, अब ये धीरे धीरे वाटर का लेवल राइज कर जाएगा और राइज होकर के ये वाटर का लेवल यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाटर का लेवल राइज हो गया, राइज इन वाटर लेवल, राइज हो गया। तो क्यों राइज हो गया, क्योंकि ये जो स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स को जब आपने इन स्टोन्स को इसमें वाटर में ऐड किया तो इन स्टोन्स ने स्पेस ऑक्युपाई किया। ठीक है, जब आपने इस स्टोन्स को इस वाटर बॉडी में, इस कंटेनर में जब आपने इसे ऐड किया तो इन स्टोन्स ने अपना स्पेस ऑक्युपाई किया, और जब स्पेस इन्होंने ऑक्युपाई किया तो इन्होंने अपना स्पेस बनाने के लिए वाटर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, वाटर को हटा दिया। ठीक है, वाटर को डिस्प्लेस करके ये स्टोन्स, ये मार्बल्स ने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, जिसके कारण से अब वाटर को क्या होना पड़ा, वाटर लेवल को क्या होना पड़ा, राइज होना पड़ा। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे वाटर था, लेकिन अब यहाँ स्टोन ने अपना स्पेस बना लिया, तो अब वाटर को यहाँ से हटना पड़ा और वाटर का लेवल राइज हो गया। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, इसी तरह से इट हैज़ मास, अगर मास की इसको आपको एक्टिविटी से शो करना है, किसी एक्टिविटी की हेल्प से क्या आप शो कर सकते हैं कि मैटर में मास होता है। तो देखिए बहुत ही इजी है, जैसे कि आप कोई एक स्प्रिंग बैलेंस लीजिए। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्प्रिंग बैलेंस, जिससे कि वेट मेज़र करते हैं किसी भी सब्सटेंस का। तो आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस में आपने एक कंटेनर को, एम्प्टी कैन को हैंग कर दिया है और उसका एक पर्टिकुलर वेट स्प्रिंग बैलेंस में शो होगा। ठीक, और जब आप इस कैन में कोई सब्सटेंस इसमें ऐड करेंगे या वाटर फिल करेंगे, इस कैन को किसी दूसरे सब्सटेंस से जब इसमें फिल कर देंगे, तो आप देखेंगे कि अब जो वेट है, स्प्रिंग बैलेंस जो हमें वेट बता रहा है, अब वेट बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैन में जब हमने वाटर ऐड किया तो वाटर का कुछ अपना मास था, और उसका मास होने के कारण अब ओवरऑल कैन और वाटर का वेट इंक्रीज़ हो गया, और स्प्रिंग बैलेंस में हम इसको नोटिस कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि हाँ, पहले जब कैन एम्प्टी था तो वेट कम था, और जब हमने इसमें कैन में वाटर फिल कर दिया तो इसका वेट बढ़ गया। नॉर्मली आप देखते हो खाली बकेट है, आप उसे उठाते हैं तो आपको बहुत हल्की लगती है, लेकिन अगर आप उसमें पानी भर दीजिए तब आप उसे बकेट को अगर आप उठाएंगे तो आपको वो बहुत भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने वाटर फिल कर दिया है और वाटर मैटर है और इसका कुछ मास है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जिनकी हेल्प से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि मैटर ऑक्युपाइज स्पेस, मैटर हैज़ मास। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर की। कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन मतलब होता है कि एक्चुअली ये जो डिफरेंट मैटर्स हैं, ये जो मैटर्स हैं इस यूनिट्स में, ये मैटर्स बने कैसे हैं। ठीक है, कैसे बना हुआ है, इसका क्या कंपोजिशन है। ठीक, कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो देखिए इसके पीछे बहुत अर्लियर टाइम से, बहुत पहले से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत पुराने समय से अलग अलग साइंटिस्ट की या अलग अलग फिलोसफर्स की अपनी अपनी बिलीफ थी, उनकी अपनी अपनी राय थी। कुछ लोगों का मानना था कि मैटर जो है ये कंटिन्यूअस नेचर का होता है, और कुछ ऐसे भी फिलोसफर थे जिनका ये कहना था कि मैटर जो है ये पार्टिकुलेट नेचर का होता है। पार्टिकुलेट नेचर मतलब ये मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो बाद में फिर आज आगे चल करके साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया, मॉडर्न साइंस में ये प्रूव हुआ कि हाँ, जितने भी मैटर्स हैं ये सभी मैटर जो हैं ये बहुत ही वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिल करके मैटर बने हुए हैं। कोई भी मैटर हो, वो चाहे कितना भी किसी भी से उसकी कैसी भी साइज हो, बहुत ह्यूज साइज हो या बहुत छोटी साइज हो, कैसा भी हो, वो
बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिल करके ये मैटर बने हुए हैं। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास आप जो है एक ग्लास का एक ब्लॉक लीजिए, ठीक है। इतना बड़ा सा एक ग्लास का पीस है, कांच का एक इतना बड़ा सा एक टुकड़ा है। तो देखने में आपको कैसा लग रहा है कि ये इतना बड़ा सा एक कॉन्टीन्यूअस पीस है, ठीक है। इतना बड़ा सा एक ये कांच का टुकड़ा है। लेकिन अगर ये आपके हाथ से छूट जाए तो ये नीचे गिर करके अब ये क्या हो जाएगा? अब ये क्या हो जाएगा? छोटे 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 पीसेज में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे पीसेज में ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे फर्दर और किसी चीज़ से हैमर करके इसके और छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। तो अगर ये कॉन्टीन्यूअस नेचर का होता, अगर ये इतना बड़ा सा ही टुकड़ा होता, तो क्या हम इसके पीसेस कर सकते थे? नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, इसलिए ये ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से कोई भी सब्सटेंस हो, किसी भी सब्सटेंस को हम कट कर सकते हैं, उसको स्मॉल पीसेज में क्रश करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी से ये आप कह सकते हैं कि मैटर इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। मैटर इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस, मैटर कॉन्टीन्यूअस नहीं है, बट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज़ इट हैज़ पार्टिकुलेट नेचर। तो यहाँ पे एक लाइन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मैटर इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस, मैटर इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस बट इज़ मेड अप ऑफ, but is made up of very very small particles, very very small particles, that is it has particulate nature, that is it has particulate, एक वर्ड यहाँ यूज हो रहा है पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट नेचर। पार्टिकुलेट नेचर मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। और वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का सेंस यहाँ पे ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम इन्हें नेकेड आई से तो क्या, इन्हें हम माइक्रोस्कोप से भी, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी इन पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता। इन पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। आगे आप इसे देखेंगे, उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी मैटर ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। तो अब आप कहेंगे कि पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, कितने छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये जानते रहिए कि जो ये पार्टिकल्स हैं, मैटर या जितने भी मैटर हैं, ये बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं। और इन पार्टिकल्स की साइज इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी स्मॉल साइज है कि हम इन्हें नेकेड आई से तो क्या, हम इन्हें पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते, ठीक है। जो कुछ भी आप देखते हैं एक्चुअली वो ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक आप कहिए क्लस्टर है, एग्रीगेट है, ठीक है। और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर, सब ने देखा होगा ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। इतना छोटा सा वाटर का एक ड्रॉप है और इस वाटर के ड्रॉप में आप ये जानिए कि इसमें नियर अबाउट 10⁻21 पार्टिकल्स वाटर के होते हैं, ठीक है। वाटर के एक छोटे से ड्रॉप में वाटर के कितने पार्टिकल्स हैं? 10⁻21 पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब 1 के बाद 21 जीरोज लगा दीजिए तो जो नंबर आया, इतने पार्टिकल्स केवल किस में प्रेजेंट हैं? एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में। तो आप
एक आइडिया आपको डेवलप हो रहा होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं, कितने स्मॉल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि जो मैटर है, ये मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, आप कह रहे हैं कि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, हम उन्हें देख भी नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। तो अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि ये पार्टिकल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, पार्टिकल्स इतने छोटे हैं तो इनकी करेक्टरिस्टिक कैसी है, इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये पार्टिकल्स किसी मैटर में कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्या ये एक जगह स्टेशनरी रहते हैं या ये मोशन में होते हैं, क्या ये पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं या रुके रहते हैं, क्या एकदम इकट्ठे रहते हैं या दूर दूर रहते हैं। तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपके मन में अराइज हो रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक आगे हमें स्टडी करनी है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ आपको बता रहे हैं, इसको आप अभी फ़िलहाल ऐसे याद कर लेंगे, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड अब बार बार यूज़ हो रहा है, पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल। तो इसको हम देखिए, आप ये जानिए अपने लेवल पे कि दो तरह के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पार्टिकल्स, आपने कहा कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब यहाँ आपको आगे बताया जा रहा है कि पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के पार्टिकल्स हैं। एक को हम बोलेंगे एटम, एक को क्या बोलेंगे, एटम, ATOM, एटम। और दूसरे पार्टिकल को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल, ये दो तरह के पार्टिकल्स हैं। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम। और इसी तरह से हमारा दूसरा सब्सटेंस है कंपाउंड। कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल। एटम क्या है, एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जो है ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर इज़ एलिमेंट। ठीक है, और इसी तरह से मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, लेकिन ये किसका पार्टिकल है, ये कंपाउंड का पार्टिकल है। ठीक है, ये कंपाउंड का पार्टिकल है। और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कि देखिए एटम्स जो होते हैं, एटम की एक करेक्टरिस्टिक है कि एटम्स जो हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एटम्स जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या आप कहिए कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एटम्स जो हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। एटम्स एक, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो करके एक नया पार्टिकल फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर, तो वहाँ पे और डिटेल में एटम और मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप जानते रहिए कि एटम्स क्या हैं, एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स जो हैं ये कंबाइन करके, दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक नया पार्टिकल फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक, और ये मॉलिक्यूल क्या है, और मॉलिक्यूल ये नया पार्टिकल है, और ये नया पार्टिकल है तो इसका मतलब ये
जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस भी नया है, ठीक है। और उस जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उस सब्सटेंस को बोलेंगे कंपाउंड और पार्टिकल को बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो देखिए हम इसको इस तरह से भी कहेंगे कि एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, या हम इसी को कहें कि एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटम क्या है? एटम एलिमेंट का ही पार्टिकल है। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल कंपाउंड का पार्टिकल है, ठीक है। तो चाहे आप कहिए कि एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, या कहिए एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो है ये बेसिक फॉर्म है, ये सबसे बेसिक मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म है एलिमेंट। और इन्हीं एलिमेंट से मिल करके इन्हीं ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। और यही डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंबाइन करके नए नए सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे जानते रहिए कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करेंगे तब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल का वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का होगा। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करेंगे तब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल कंपाउंड का होगा। तो यहाँ पे हम एक फैक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप याद रखिए, आगे चैप्टर में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element combine together to form, जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये मॉलिक्यूल किसका होगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। जिस एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करेंगे उसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे आपको बताया जा रहा है कि ढेर सारे एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट का अपना एटम होता है, ठीक है। लेकिन एटम की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मान लीजिए कि एक एलिमेंट आप जानते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन के एटम्स, दो हाइड्रोजन के एटम्स अगर कंबाइन कर रहे हैं तब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल किसका होगा? हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करेंगे तब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल कंपाउंड का होगा। तो एक लाइन यहाँ पे और हम लिख रहे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, अभी भी मॉलिक्यूल ही बनेगा लेकिन ये मॉलिक्यूल किसका होगा? टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एग्जाम्पल वाटर का ले सकते हैं। वाटर आप सब जानते होंगे कि वाटर दो एलिमेंट से मिलकर के बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के एटम्स और हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, ये तीनों एटम्स आपस में कंबाइन करके एक नया पार्टिकल फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो सब्सटेंस है, उसे बोलेंगे कंपाउंड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करते हैं तो वाटर फॉर्म होता है। और जो मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल किसका होता है? वाटर का। और वाटर किसका एग्जाम्पल है? कंपाउंड का, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो सब्सटेंस बनेगा उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड। वाटर कंपाउंड है, ठीक। इसके अलावा एक फैक्ट और है, उसे भी आप याद रखिए कि आपको भी बताया गया कि एटम्स जनरली क्या होते हैं?
एटम्स जो हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एटम्स इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते, कंबाइन नहीं करते। तो ये भी एक फैक्ट है, इसे भी आप जानते रहिए। कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये क्या है, ये एलिमेंट्स के नेम है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये 6 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के एटम्स ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन नहीं करते। इन एलिमेंट के एटम्स किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन नहीं करते। इन एलिमेंट्स को बोला जाता है नोबल एलिमेंट्स, ठीक है। ये नोबल एलिमेंट्स हैं, या इन्हें इनल्ट भी कहते हैं, इनल्ट। और ये जनरली गैसेस स्टेट में होते हैं, तो इसे बोलते हैं इनल्ट गैसेस, ठीक है, इनल्ट गैसेस हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन एलिमेंट्स के एटम्स ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स, इन 6 एलिमेंट के एटम्स क्या हैं, दे एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये सब फैक्ट हैं, इसे आप अभी एज इट इज़ याद रखेंगे। आगे हम लोग चैप्टर में फिर से इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम एलिमेंट कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे। तो ये इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। characteristics of particles of matter। तो मेनली यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। ये जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है आपकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इसके मतलब ये होगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब ये अलग बात है कि कहीं पे स्पेस कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, कहाँ कम होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसी तरह से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के पार्टिकल्स वो रेस्ट में नहीं होते हैं, स्टेशनरी नहीं होते हैं, एक जगह पे रुके हुए नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज़ आप याद रखेंगे कि कहीं पे इनका मोशन थोड़ा फास्ट होता है, कहीं पे स्लो मोशन होता है, कहीं पे तेज़ी से मूव करते हैं, कहीं पे धीमे मूव करते हैं। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जहाँ पे ये केवल वाइब्रेट करते हैं।
तो वो अलग अलग कंडीशन हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फैक्ट, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये सभी मैटर के लिए ट्रू है। ठीक। और थर्ड, इसी तरह से थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसके कारण से मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं पे स्ट्रांग होता है, किसी किसी केसेस में ये वीक होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सारी कंडीशंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है स्टेट्स ऑफ मैटर में कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एग्जांपल्स भी आप जान रहे हैं, आप अपनी डेली लाइफ में ढेर सारे सब्सटेंसेस देखते ही रहते हैं। कुछ उसमें से सॉलिड स्टेट में हैं, जैसे आयरन है, वुड है, स्टोन है, गोल्ड है, पेंसिल है, बुक है, ये सब सॉलिड स्टेट्स में है। ये सभी वाटर, मिल्क, अल्कोहल, जूस, ऑयल, ये सब लिक्विड स्टेट में है। इसी तरह से एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस स्टेट में है। तो मेनली मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। There are 3 states of matter। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो एक्चुअली हमें इसका रीज़न समझना है कि जो मैटर है या डिफरेंट मैटर्स ये अलग अलग स्टेट्स में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉलिड स्टेट में हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो लिक्विड स्टेट में हैं, कुछ ऐसे भी मैटर हैं जो गैसेस स्टेट में हैं। तो ये रीज़न क्या है? ये 3 जो मैटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं तो सभी मैटर, लेकिन ये 3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या रीज़न है, वो रीज़न हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, रीज़न समझने से पहले एक यहाँ पे एक फैक्ट और आप जानते रहिए कि मेनली आपने कहा कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसके अलावा मॉडर्न कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आप ये जानते रहिए कि इन 3 स्टेट्स के अलावा 2 स्टेट्स और होती हैं। उसको एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट और दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 2 और स्टेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम these 3 states, solid, liquid and gas, plasma and Bose-Einstein condensate। तो ये भी आप जानते रहिए। तो एक्चुअली ये 2 स्टेट्स और हैं, तो टोटल 5 स्टेट्स हैं। लेकिन ये जो 2 स्टेट्स हैं ये नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। तो मेनली हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही हम आगे डिस्कस करेंगे।
लेकिन एज अ जनरल नॉलेज आप ये जानते रहिए, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आगे देखिए कि ये जो सॉलिड लिक्विड गैस हैं, जो मैटर के 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मैटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो पीछे देखिए आपने अभी तक क्या देखा कि ये जितने भी मैटर हैं, वो चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ये जो करेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो करेक्टरिस्टिक्स बताई गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये सारी ही करेक्टरिस्टिक्स इन तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि कहीं पे स्पेस कम होगा, इसमें वेरिएशन होगा। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वेरी करती रहती हैं, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करती रहती हैं। इसी कारण से इन्हीं पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन करेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन के कारण ही, इन करेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन के कारण ही मैटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे ऊपर अभी हमने आपको बताया कि कहीं पे स्पेस कम है, कहीं पे स्पेस ज़्यादा है, कहीं पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, कहीं पे उनकी स्पीड कम होती है, कहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन है, जो करेक्टरिस्टिक्स वेरी करती हैं, इसी वेरिएशन के कारण, करेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस के कारण ही ये 3 अलग अलग स्टेट्स मैटर की नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम लोग अब आगे पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि ये जो 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन स्टेट्स में पार्टिकल्स का कैसा अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो उससे आपको एक और आइडिया डेवलप होगा कि क्या रीज़न है, क्यों कोई भी मैटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अरेंजमेंट पढ़ने से पहले यहाँ पे 2 टर्म यूज़ होगा, इन 2 टर्म्स की बात हम कर लेते हैं कि क्यों। अभी तक पीछे आपको अभी रीज़न हमने क्या बताया कि जो ये 3 स्टेट्स हैं, ये क्यों 3 डिफरेंट स्टेट्स नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड 2 टर्म्स हैं, पहले इसका आगे यूज़ होगा तो इसलिए हम पहले से ही इसे डिफ़ाइन कर दे रहे हैं। तो देखिए आपको क्या कहा गया कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं जनरली ये स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं, जिन्हें आप एटम्स बोलते हैं। और एटम्स क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एटम्स जो हैं ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। तो जनरली हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस में उन सब्सटेंसेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन सब्सटेंसेस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, वो एक्चुअली क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि एटम तो फ्रीली एग्जिस्ट करता नहीं, वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। तो वो चाहे मॉलिक्यूल एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हों या कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हों, लेकिन जनरली ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इन सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 2 टर्म डिफाइन कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो जैसे ऊपर आपको बताया गया कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो इस स्पेस को हम बोलेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। और 2 पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो
तो ये दो टर्म यहाँ पे हम पहले डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे पार्टिकल्स का अलग अलग सॉलिड लिक्विड गैसेस में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। यही दो फैक्टर्स हैं जिनके कारण से या जिनमें वेरिएशन होने के कारण पार्टिकल्स कोई भी मैटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब the space present between the two particles of a matter is called as इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इसके लिए एक वर्ड और यूज़ करते हैं, वॉइड, VOID, वॉइड। तो द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और वॉइड्स। ठीक है। और इसी तरह से दूसरा वर्ड है आपका, दूसरा टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसा फोर्स है, किस नेचर का फोर्स है? अट्रैक्टिव नेचर का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पूरा लिख देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? The forces of attraction that hold the molecules together. The forces of attraction that hold the molecules together are known as intermolecular forces of attraction। ठीक है। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, बार बार यूज़ होंगे। आपसे क्वेश्चंस में भी इसका यूज़ होगा। जब आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आगे हम आपको बताएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका यूज़ बार बार मिलेगा। तो एक्चुअली ये जो दो टर्म्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन्हीं दो फैक्टर्स में वेरिएशन के कारण ही ये 3 डिफरेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। कहीं पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, किसी दूसरे स्टेट में कम होता है। कहीं पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। इसके कारण से अलग अलग, इसके कारण से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। और अरेंजमेंट चेंज हो जाने के कारण ही ये 3 डिफरेंट स्टेट्स नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक। तो आगे हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक। अरेंजमेंट of particles in 3 different states of matter। तो देखिए पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स की।
सॉलिड्स के केस में देखिए पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं। सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के जो, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें एक डायग्राम से, तो मान लीजिए कि ये एक सॉलिड ब्लॉक है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स ये टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इसमें क्लोजली पैक्ड होने के कारण इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, और पार्टिकल्स जो हैं ये मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, ये केवल अपने मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं। ये केवल एक जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ये क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, इस तरह से आप पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को सॉलिड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स बहुत पास हैं, टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, और टाइटली पैक्ड होने के कारण स्पेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ये बहुत ही लेस है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड्स के केस में कैसा है, वेरी लेस। ठीक है, यह आपका ये मिनिमम स्पेस है, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम। और दूसरा इंटर पार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग या मैक्सिमम। ठीक, मिनिमम या मैक्सिमम हम इस सेंस में कह रहे हैं कि तीनों स्टेट का कंपैरिजन करके। ठीक है, तो सॉलिड्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स केवल क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, ओनली वाइब्रेट, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो अपनी पोजीशन को लीव करके मूव नहीं कर पाते हैं, केवल वाइब्रेट करते हैं। ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये किसके लिए हम बता रहे हैं, सॉलिड्स के लिए। इसी तरह से लिक्विड्स में देखिए क्या अरेंजमेंट है पार्टिकल का। लिक्विड्स के केस में अगर हम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करें तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, और लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं थोड़ा सा ये एक दूसरे से फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स जो हैं ये मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ये अपनी पोजीशन छोड़ करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करते हैं। तो अगर हम इसे फॉर्म करना चाहें तो ऐसे हम लिक्विड के पार्टिकल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा सॉलिड के कंपैरिजन में वीक है। ठीक है, और पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, मोर देन दोज इन सॉलिड्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, मोर देन दोज इन सॉलिड्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं, ये वीकर हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आपने क्या कहा, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, स्लाइटली वीकर। स्लाइटली वीकर। ठीक है, थोड़ा सा कम है, कमज़ोर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक है। ठीक है, और इसी तरह से मोशन की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, कैन
मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉलिड लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं, लेकिन विदिन इट्स फ्री सरफेस, जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है उसके अंदर ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी बाउंड्री है, जो इसका फ्री सरफेस है, इसको छोड़ करके ये बाहर एस्केप नहीं कर सकते। ये लिक्विड के पार्टिकल्स बाहर निकल के अपने सरफेस को छोड़ करके ये बाहर मूव नहीं कर सकते, राइज नहीं कर सकते। ये इसी सरफेस के अंदर ही चारों तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, और गैसेस के केस में देखिए आप कैसे अरेंजमेंट बनाएंगे। गैसेस में कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। गैसेस में आप जानते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक होता है, वीकेस्ट होता है। तीनों के कंपैरिजन में वीकेस्ट सबसे कम होता है। ठीक है,